हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो वापस से आ चुके अपने फिजिक्स के नए वीडियो में। इस लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाले, बस एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। आप लोग सोचोगे सर ऐसा क्या टॉपिक है उस टॉपिक में। मैंने बोला यार अगर ध्यान से नहीं देखो ना तो बहुत आसान सा टॉपिक लगता है, बस 2 लाइन का स्टेटमेंट है, काम खत्म। पर अगर आप डेप्थ में जाके देखो तो इतना अच्छा चीज़ है कि कहना नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, देखो कैसे करता है। आप सबको पता होगा कि 2 लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। जिस तरह से रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं उसी तरह रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं। पहला लॉ हर किसी को पता होता है, वही आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब कुछ एक प्लेन में होता है। जैसे ये रे, ये आपका बाउंड्री है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ऐसे इंसिडेंट रे आई और ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ये आपका नॉर्मल हो गया सरफेस का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल हो गया आपका, ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्रैक्टेड रे था। इतना तक तो सबको पता है। ये मान लो इसका म्यू रहा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, ये एयर था मान लो। ठीक है, तो एक तो वही हो गया कि इंसिडेंट रे जो होता है और रिफ्रैक्टेड रे जो होता है और नॉर्मल, ये सभी एक प्लेन में होते हैं, ये तो पता ही होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, हमने मिरर चैप्टर में भी डिस्कस, मिरर में भी डिस्कस करा था सारी चीजें इसके। ठीक है, अच्छा सर इसमें यूनिक क्या है। यूनिक ये है कि लॉ नंबर 2 ये कहता है, जो कि स्टेटमेंट आपको बहुत खतरनाक लगता होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant for the light of a given color and for a given pair of media. This law is also known as Snell's law. बेसिकली हम स्नेल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली स्नेल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर कलर और पर्टिकुलर मीडियम, फॉर अ पर्टिकुलर कलर हमारे पास क्या होने वाला है, एक पर्टिकुलर कलर के लिए कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का रेशियो एक कांस्टेंट होने वाला है। इंसिडेंट एंगल का साइन क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में रिफ्रैक्टेड एंगल का वो साइन, दैट इज साइन आर। ये जो चीज है कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, ये तो सबको पता है, पता होगी ना। सर इसमें स्पेशल क्या है, मैं बोला आ जाओ बताता हूँ स्पेशल क्या है। मैं बोला कि स्पेशल चीज ये है ना कि साइन आई बाई साइन आर इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। बोला है ये भी होता है। बोला ठीक है, ये भी तो पता है कि कुछ लोग ये भी पता होगा, चलो कोई बात नहीं, अभी और मजा चखाते हैं, आ जाओ देखो। मैंने बोला कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये था मीडियम 1, ये था मीडियम 2, इसमें से किसी एक मीडियम का इंसिडेंट रे ऐसे आई, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गई। ये मान लो आई और आर ना बोल के सिर्फ थीटा 1 बोल दिया, इसे थीटा 2 बोल दिया, कोई दिक्कत, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, थीटा 1 थीटा 2 बोल दिया, मीडियम 1 मीडियम 2। मैंने एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कौन से बताया था, क्या आपको वो चीज़ें याद है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका म्यू 2। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। मैंने, देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अब देखो साइन आई, आई की जगह थीटा 1 बाई साइन थीटा 2। कोई आपसे पूछे आप कंफ्यूज, भैया यहाँ पे म्यू 1 भी है, म्यू 2 भी है, सर बताएं तो बताएं किसको। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यस और नो। अगर क्रिएट हुआ तो बोलो कि हाँ प्रॉब्लम तो है। आप हो गए कंफ्यूज, अब करे तो करे क्या। मैंने बोला हमारे पास सॉल्यूशन है, और बिल्कुल तगड़ा सॉल्यूशन है, बिल्कुल आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। करना क्या है देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखते हैं। लिखो ये म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन थीटा 2। लो भैया ने फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। बोला अच्छा ये है। मैंने बोला आप ऐसे लिख लो अपने तरीके से, तो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2। अगर आप ये लिखना चाहोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू 2 बाई म्यू 1 हो जाएगा। म्यू 2 बाई म्यू 1 देखो, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 विच इज नथिंग बट म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा ये है खेल, मैंने बोला हाँ।
मैं बोला यार मजा आ रहा है आज, मेरे को थोड़ा उत्साह चढ़ा है, मैं चलो चलो लेवल चढ़ाता हूँ आज। भाई पहले बता रहा है लेवल हाई हो रहा है अब। ठीक है लेवल हाई हो रहा है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो आपने क्या करा, एक ऐसा ग्लास लिया, इतना तक तो ठीक है, आपके 10th लेवल तक था। मैं थोड़ा कह रहा चलो थोड़ा मेरी चिल मच रही है, थोड़ी सा अच्छे लेवल तक चढ़ाता हूँ, ठीक है। मान लो आपने ऐसा करा, अलग अलग मीडियम लिया, लो भैया, रे आई ऐसे, ऐसे यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करके निकल रही है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे म्यू 1 है, यहाँ पे म्यू 2 है, यहाँ पर म्यू 3 है, यहाँ पर म्यू 4 है, यहाँ पर म्यू 5 है, यहाँ पर म्यू 6 है। अब क्या करें, अब क्या करें। यहाँ पे एंगल बनाया थीटा 1, ये बनाया थीटा 2, ये बनाया थीटा 2 डैश, ये बनाया थीटा 3, ये बनाया थीटा 3 डैश, ये बनाया नॉर्मल से थीटा 4, और ये बनाया थीटा 4 डैश। ये मान लो एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनाया थीटा 5, ये बनाया थीटा 5 डैश, और ये बना लिया कितना, थीटा 6। अब क्या करें, अब क्या करें, लो देखो, सर्कल लिख सकते हैं, देखो इस वाले पहले यहाँ पे लगाओ इस लेयर के लिए। तो क्या बोल सकता हूँ, म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन थीटा 2। यस और नो। अच्छा, एक चीज और देखो, क्या मैं अब इस लेयर के लगाऊं यहाँ पे, इस लेयर के लिए, तो क्या बोल सकता हूँ, म्यू 2 साइन थीटा 2 डैश। यस और नो, यस और नो। ठीक है भाई, इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 3। यस और नो। उसी तरह से आप ये लगा सकते हो, म्यू 3 साइन थीटा 3 डैश इक्वल टू म्यू 4 साइन थीटा 4। क्या बात समझ में आती है। इस तरीके से आप सारे लेयर के लिख सकते हो, यस और नो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग लगा सकते हो, यस और नो, यस और नो। क्या बात समझ में आती है। ठीक है भाई, ये एक बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। हम्म, और कुछ बताओ, और कुछ ढंग की चीज़ें बताऊँ मैं? ये तो आ रहा है ना सब कुछ, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। द वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। वही देखो, मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, देखो साइन आई साइन को यही करा इसने, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हो सकता है आपको ध्यान रखने में नाराजगी हो, याद ना रह पाए, तो मेरा ये मेथड बिल्कुल मस्त है, मस्त मेथड है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया मेथड है। म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, काम खत्म। मीडियम 1 इंटू मीडियम 2 काम खत्म। कोई टेंशन ही नहीं लेना इसमें। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। अच्छा, तो और कुछ बताने को बच रहा है क्या, देखते हैं। मान लो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो ऐसे लेयर है, ऐसे इंसिडेंट रे आई, और ऐसे टकरा के चली गई। यहाँ पर वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, एंगल मान लो यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पर ये 30 डिग्री है। ये मान लो एयर है, और ये मान लो वाटर है। आपको याद होगा वाटर का कितना होता है, 4/3, याद है ना, 1.33। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि, नहीं ये एंगल दिया नहीं है, एंगल पूछ रहा है, मान लो 30 डिग्री नहीं, या चलो ये वाटर नहीं है मान लो, रुको, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। मान लो इसे मैंने वाटर बोल दिया, देखो ये मान लो ये वाला मीडियम वाटर है, इसका म्यू दे रखा है 4/3। पूछ रहा है इसका म्यू क्या होगा। तो अब देखो मेरे वाले फॉर्मूला को यूज करो, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मेरे फॉर्मूला को यूज करो, क्या करो, इसे बोल दो वन मीडियम नंबर 1, इसे बोल दो मीडियम, चलो अलग अलग से सॉल्व करता हूँ, ताकि आप जब देखो बाद में तो समझ में आए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा सॉल्यूशन था। ये रहा आपका मीडियम नंबर 1, और ये रहा आपका मीडियम नंबर 2, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से देखो, μ1 साइन θ1 इक्वल्स टू μ2 साइन θ2 होगा। यस और नो? अच्छा, μ1 की वैल्यू कितनी है? 4/3 इनटू साइन θ1 दैट इज नथिंग बट साइन θ1 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। देखो, विच इज इक्वल टू μ2 इनटू साइन 30 डिग्री। ये वाली वैल्यू 30 डिग्री है ना दूसरे मीडियम में। ठीक है, आ जाओ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू √2 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, √2 ने इसको कैंसिल करा, √2 टाइम्स, तो हमारे पास μ2 की वैल्यू आ गई 4√2/3। आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप μ2 फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ कहा होता, मान लो ऐसे है, ऐसे है, और मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, ये एंगल थीटा इक्वल टू वॉट पूछ रखा है, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू 4/3 है। ठीक है, पूछ रखा है कोई भी मीडियम है, कुछ भी, मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है थीटा क्या है, तो अगर निकाल सकते हो। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, μ1 साइन θ1 की जगह 45 इक्वल्स टू μ2 साइन थीटा। μ1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू कितनी है? 4/3 इंटू साइन थीटा। यहाँ से आप साइन थीटा मतलब थीटा इक्वल टू कितना बोल सकते हैं? साइन इनवर्स 2√2/3। लो, काम खत्म। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा, देखो यार बच्चों, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मैंने वो पीपीटी में लिख नहीं रखा, पर मेरे को अभी अचानक से याद आ रहा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आता है, एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपके बुक में हो सकता है ना मिले, पर मेरे को मन करता है बताने का। TIR, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? इसको पढ़ने से पहले क्रिटिकल एंगल समझो क्या होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरा फेवरेट था अपने 10th क्लास में। देखो, क्रिटिकल एंगल पहले समझो क्या होता है। मैं समझा दे रहा, डेफिनेशन आप देख लेना, बुक बुक में मिल जाएगा। ठीक है, समझाने का मेन काम है हमारा। तो देखो, ये मान लो रियरर मीडियम है और ये डेंसर है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये बोलता है कि जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो सीधी सी बात है, वो नॉर्मल से दूर जाती है। ऐसे गुजरना चाहिए था, पर वो कुछ ऐसे गुजरेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो कोई एक सीन ऐसा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है, ऐसा है, तो कुछ इस तरीके से रे जा रही है, पर कुछ ऐसा सीन भी तो आएगा जिसके लिए ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। यस और नो? यस और नो? तो मैंने मान लो एक ऐसा एंगल लिया जिसके लिए ये बिल्कुल फ्लैट हो गई। फ्लैट होने का मतलब क्या बोलते हैं, ये जो, ये देखो, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये रहा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये रहा। ठीक है, तो जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस केस में आई जो है ना, उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख दूंगे। ओ शिट,
जगह ही नहीं रहती यार मेरे पास, हमेशा यही पंगा होता है, हमेशा यही पंगा होता है। चलो इसको रख देते हैं, नोट कर लेना यार सब चीजें, बाद में मत बोलना कि नोट नहीं करा। देखो, अ, हाँ, क्रिटिकल एंगल when rays of light goes from, समझ जाना यार, लिख दे रहा मैं, ठीक है, goes from denser medium to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of refraction is 90 डिग्री। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? is known as critical angle। ठीक है, तो ये वही बात बोल रहा है हमारे पास, ये देखो, ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट हमारी कुछ ऐसे आ रही है और कुछ इस तरीके से जा रही है कि बिल्कुल ये वाली जो है ना बिल्कुल फ्लैट हो जाए, मतलब इस लाइन पे आ जाए बिल्कुल। तो मैं कलर चेंज करके थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, फील है ना बिल्कुल है। यार जानते हो पीपीटी पे आने ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती है, तो वही बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है खुद से। देखो, ऐसे बिल्कुल इस पे फ्लैट होके बाहर निकल गई, ठीक है, टेंजेंशियली बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर पे निकल गई 90 डिग्री पे। तो ये वाला क्या कहलाएगा? थीटा क्रिटिकल। इसे हमने बोल दिया क्रिटिकल एंगल, थीटा से इज क्रिटिकल एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर इतनी बात समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें यही बोल रहे हैं कि अगर एक ऐसे एंगल पे फेंका कि ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए, कुछ ऐसे अगर फेंके होते हम, कलर चेंज करना, तो कलर कलर का ही खेल है सारा, वरना पता ही नहीं चलेगा कौन इंसिडेंट है किसका कौन रिफ्लेक्टेड है। रेड ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे लाइट फेंका होता हमने, तो कुछ ऐसे गुजर रही होती, क्योंकि नॉर्मल से दूर हटती है, जब डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, और रेयर से डेंसर आती है तो नॉर्मल के पास आती है। ये मैंने बता रखा है, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है। अच्छा, तो जब नॉर्मल से दूर जा रही है रे, तो सीधी सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल टेंजेंशियली ऐसे गुजरेगी, ठीक है। अब हम, एक बात बताओ मुझे, मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। क्या कोई ऐसा बंदा है जो ये बता दे, अगर मैं थीटा क्रिटिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी बिग मिस्टेक यार, थीटा क्रिटिकल ये थोड़ी होता है, एंगल ये वाला होता है ना मेनली। एंगल तो हम सारे नॉर्मल से मेजर कर रहे होते हैं। यार मैं क्या गलतियां करते रहता हूँ, ये जो है ये वाला एंगल, दैट इज थीटा क्रिटिकल। ठीक है, अब कोई मेरे को एक बात बताए कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल को थीटा क्रिटिकल से ज्यादा रखूं, इसका मतलब क्या हुआ, इससे भी कुछ ऐसे यहां से कोई लाइट रे पास करूं, मान लो कुछ ऐसे लाइट की रे आ रही है कुछ इस तरीके से, तब क्या होगा? भैया ये तो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे जा चुका है 90 डिग्री, फिर क्या होगा? तो होगा जादू। क्या होगा? जादू। और जादू ये होगा कि लाइट जैसे गई वैसे ही रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। बोला है ये क्या हुआ? मैंने बोला हाँ, और ये जो हुआ इसे ही बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोला अच्छा जी, ऐसा होता है क्या? मैंने बोला हाँ ऐसा होता है।
जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो पूरी की पूरी रे ऑफ लाइट वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड दैट फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आती है? डेफिनेशन इसका भी लिखना पड़ेगा? नहीं ना, लिख लेना यार खुद से, ठीक है? डेफिनेशन लिख लेना खुद से, ठीक है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, व्हेन रे ऑफ लाइट goes from denser medium to rarer medium, then नहीं, and when angle of incidence is greater than critical angle, then total rays of lights reflects back in the same medium। और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस phenomenon is known as total internal reflection। इसका एग्जांपल जानते हो टीआईआर का क्या क्या है एग्जांपल? रियल लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। आजा भाई, खाली पेज है ज़्यादा। हाँ, देखो टीआईआर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। हीरा देखा आपने? हीरा हीरा, डायमंड। डायमंड चमकता है, जानते हैं कैसे? टीआईआर की वजह से। ठीक है, इस तरीके से कोई आपका डायमंड, बहुत गंदा सा डायमंड लग रहा है। होता क्या है डायमंड में, देखो, रे ऑफ लाइट इधर से एंटर करी, जो कि अंदर तो चली गई, लेकिन डायमंड का आपको पता हो तो म्यू बहुत हाई होता है, दैट इज नथिंग बट 2.42। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, तो बेंड ज़्यादा होगा, सोचो। और जब बेंड ज़्यादा होगा, मतलब बेंड ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज़्यादा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका 2.42 है, तो बेंड ज़्यादा होगा इस केस में ना, सोचो आप ही। और जब बेंड ज़्यादा होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अंदर की लाइट यहाँ पे गई, बाहर निकल ही नहीं पाई, अंदर ही टकरा के रही, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। और इसकी शेप भी ऐसी होती है, अंदर ही आपस में पूरा इधर उधर टकराते टकराते कहीं जगह से बाहर निकलेंगे। तो अंदर में रेज इतनी जगह टकराती रही, इतनी जगह रेज फैल गई अंदर में, तो हमें लगता है कि हीरा इतना चमक रहा है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? उसी तरह आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा, वो कौन सा था यार? हाँ,
स्विमिंग पूल है अगर मान लो, ऐसे कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है, अंदर जो मछली है, अंदर एक मछली है, ठीक है, ये देखती है बेचारी तो इसे दुनिया पूरी नहीं दिखाई देती, इसे दुनिया बहुत छोटी सी दिखाई देती है। जानते हो कैसे? देखो दिखाते हैं। ये रही मछली और इसका इसका आँख, ठीक है। देखो कुछ एंगल जैसे यहाँ पर गई देखने, तो मान लो कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट निकल गई, मान लो इसने यहाँ पर देखा तो कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे निकल गई बिल्कुल टेंजेंशियली। अब इसके बाद अगर देखेगी तो वापस से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, तो इसे दुनिया जानते हो इतनी ही दिखाई देगी, इतनी इतनी इतनी। तो इस तरीके का एक सर्कुलर पैच बनेगा, ठीक है, इस पैच के अंदर ही से सिर्फ दुनिया दिखाई देगी। तो इसे लगेगा कि सिर्फ इतना ही बाहर की चीजें दिखाई दे रही है, बाकी और कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इधर अगर कुछ देखेगी, इसके बाहर अगर कुछ यहाँ पे देखेगी तो वापस से भी अंदर की चीजों को ही देख पाएगी, ठीक है, इधर की चीजों को तो सिर्फ बाहर की दुनिया कितनी दिखाई देगी, सिर्फ इतनी। तो देखो मछलियों के लिए दुनिया सिर्फ इतनी होती है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? हो सकता है आपको चीजें थोड़ी हाई लेवल की लग रही हो, और वाकई में हाई लेवल की चीजें हैं, वाकई में ये 10th क्लास के लेवल की चीजें उतनी ज्यादा नहीं है, हाई लेवल की चीजें हैं। पर कोई बात नहीं, हमें हाई लेवल भी डिस्कस करना होता है, ठीक है, ताकि हम अपने माइंड को डेवलप कर पाए अच्छे से। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? यस और नो कहाँ गया यार हमारा पेज? ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वेरियस केसेस हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल मैंने बता दिया, आप नोट कर लेना इसे। टी आई आर का भी मैंने डेफिनेशन लिख दिया, ये रहा आपका टी आई आर का डेफिनेशन, ठीक है। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये डेफिनेशन है आपका। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। चलिए बच्चों, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।